मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, ताकत के घमंड में चूर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कुछ दिन पहले तक ईरान में तख्ता पलटने जा रहे थे, आज अचानक पीछे क्यों हट रहे हैं मैदान से? मिस्टर ट्रंप इतना बौखलाए क्यों हैं आजकल? वजह क्या है? और सबसे बड़ी बात, इस सारी साजिश के जो सूत्रधार हैं, ये साहब बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, ये सरेंडर क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या मजबूरी है कि नेतन्याहू को आज ईरान के दोस्त पुतिन साहब की याद आ गई? और पुतिन साहब को आज उन्होंने सुबह सुबह फोन मिला दिया, शरण में आ गए। ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या मजबूरी है कि पुतिन के सामने समर्पण करना पड़ रहा है बेंजामिन नेतन्याहू का? क्या ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका खौफ है, या फिर मामला कुछ और है? और इस बीच ईरान में बगावत पर कुछ हद तक काबू पाने के बाद जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा जोश में दिख रहे हैं। और उन्होंने ऐलान किया है अपने सलाहकारों के मार्फत कि ये जो जंग है ये खत्म नहीं हुई है, जंग अपने लॉजिस्टिक कंक्लूजन तक पहुंचेगी। यानी जंग में असली फैसला होना बाकी है और ये जंग होकर ही रहेगी। अब दोस्तों, पहले बात बेंजामिन नेतन्याहू साहब की कर लेते हैं, जो पिछले कुछ समय से काफ़ी अटैकिंग मोड में दिख रहे थे। ट्रंप उनकी बात मान रहे थे। ब्रिटेन हो या ऑस्ट्रेलिया हो या जर्मनी हो या बाकी नेटो अलाइज हो, सब के सब बेंजामिन के फ़ोन लाइन पर थे। लेकिन अचानक आज उन्हें पुतिन को फ़ोन क्यों करना पड़ा? अब सच ये है कि ये फ़ोन यूं ही नहीं किया गया था, क्योंकि पुतिन से जब बेंजामिन नेतन्याहू की बातचीत हुई, उसके कुछ देर के बाद पुतिन ने फ़ोन ईरान में लाया, ईरान की लीडरशिप से बात हुई। अब वजह बिल्कुल साफ है, नेतन्याहू चाहते हैं, यानी इजराइल चाहता है कि इस जंग पर विराम लगा दिया जाए, फुल स्टॉप कर दिया जाए, कम से कम कुछ दिन के लिए इस जंग को टाल दिया जाए। अब जहाँ तक नेतन्याहू की अप्रोच में कोई गलती नहीं दोस्तों, क्योंकि जाहिर तौर पर अली खामेनेई या ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो इजराइल पर हमला करेगी नहीं करेगी, इसकी अश्योरेंस ट्रंप नहीं दे सकते, इसकी अश्योरेंस यूरोप भी नहीं दे सकता, इसकी अश्योरेंस या तो चीन दे सकता है या फिर पुतिन दे सकता है। इसलिए पुतिन साहब को ये फ़ोन मिलाया गया था। अब सवाल इस बात का है, जो अरब मीडिया लिख रही है, कि क्या हाइपरसोनिक मिसाइलें, जो ईरान का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक ज़खीरा है हथियारों का, क्या ये हाइपरसोनिक मिसाइलें जो 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फायर होती हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ध्वनि की गति से, स्पीड ऑफ साउंड से 15 गुना ज़्यादा जिस मिसाइल की स्पीड है, क्या इससे घबरा रहे हैं? इससे घबरा रहे हैं मिस्टर नेतन्याहू। और पिछली बार इसका स्वाद उन्होंने चखा जब कई शहर और शहर की कई इमारतें, जिसमें मोसाद का मुख्यालय भी था, उसको इन मिसाइलों ने ढेर किया। वो नहीं चाहते कि दोबारा हमला हो, या वो चाहते हैं कि पहले कब्जा हो जाए, सत्ता पलट जाए तेहरान में, और उसके बाद नेतन्याहू मंच पर आए। लेकिन सच ये है कि ये जो कहानी है ये सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल तक सीमित नहीं है, वहाँ तक सीमित नहीं है। असली वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों में, बल्कि अगर मैं एग्जैक्टली कहूँ, पिछले 6-7 दिनों में जब विद्रोह चल रहा था, चरम पर था, उस वक्त अली खामेनेई के जो एडवाइजर थे, पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप, उस वक्त 5 लोगों के साथ, 5 अलग अलग मुल्कों के ग्रुप्स के साथ उनकी एक अलग बातचीत हो रही थी, अलग निगोशिएशंस चल रहे थे। और अगर आप ये नक्शा देखेंगे तो स्थिति साफ हो जाएगी कि किस तरह से ईरान की मिलिट्री लीडरशिप ने इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया था। अब दोस्तों, अगर आप ये नक्शा देखेंगे तो इजराइल के ठीक नॉर्थ में, अगर उत्तर में आप जाते हैं तो वहाँ पर लेबनान में आपको हिजबुल्लाह जैसा संगठन, सबसे खतरनाक संगठन मध्य एशिया में, वो आपको मिलेगा। वो पूरी तरह से ईरान के साथ में, क्योंकि ईरान लगातार उसको मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है, मिसाइल दे रहा है। 30,000 से 45,000 हथियारबंद ट्रेंड लोग हिजबुल्लाह में, और हिजबुल्लाह इस बार डायरेक्ट अटैक इजराइल पे करना चाहता है। स्पॉन्सर ईरानी होगा, ईरान का ही तोपखाना और मिसाइल होंगी, और ये खबर नेतन्याहू को भी पता है।
अब इज़राइल के बगल में फ़िलिस्तीन में जहां हमास अभी भी एक्टिव है, लेकिन मैं फ़िलिस्तीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा ऊपर आपको ले जाना चाह रहा हूं। फिर आप नॉर्थ की तरफ देखें, सीरिया, ये जो जगह है सीरिया में भी ज़बरदस्त बंदोबस्त है ईरान की मिलिट्री लीडरशिप का, जहां पर 4 ग्रुप्स हैं, 4 स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं, और इनके पास आप मान सकते हैं कि तकरीबन 50 से 60 हज़ार हथियारबंद लोग हैं। ये जो मिलिशिया है ये भी इज़राइल से इसका 36 का आंकड़ा है। और बगल में अगर आप इराक देखें तो इराक में कातिबे हिजबुल्लाह तकरीबन 20 हज़ार से 30 हज़ार इसके जो है हथियारबंद सैनिक इसके पास हैं। और अगर आप एक और ऑर्गेनाइजेशन देखें, बद्र ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में असाबे अहले हक, इनके पास भी तकरीबन 20 से 30 हज़ार हथियारबंद लोग हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, मिसाइल हैं, हर तरह के आप कह सकते हैं कि असलहों से लैस हैं। और इनके पीछे भी ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप है, ट्रेंड बाय ईरान्स मिलिट्री लीडरशिप। तो बगल में फ़िलिस्तीन में हमास है, ऊपर अगर आप चले जाएं तो हिजबुल्लाह है, उसके बाद सीरिया और इराक में ईरान की फ्रेंडली मिलिशिया है। और अगर आप नीचे आते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं सऊदी अरब के इस तरफ, तो यमन आपको देखेगा, और यमन में सबसे ताकतवर संगठन इस वक्त ईरान ही से रिमोट कंट्रोल हो रहा है। मैं हूती की बात कर रहा हूं, और हूतियों के पास भी तकरीबन 10 हज़ार से 30 हज़ार हथियारबंद वेल ट्रेंड संगठन है, और जो हथियार हैं वो ईरान से ही जा रहे हैं। तो एक तरह से घेराबंदी कर ली गई थी इजराइल की, और इजराइल को लग रहा था कि ये जो घेराबंदी है सिर्फ यूएस एयरबेस की नहीं है, ये घेराबंदी दरअसल इजराइल की चारों तरफ से। और कहीं ना कहीं यहीं पर नेतन्याहू को लगा कि ये वक्त नहीं है तख्ता पलटने का, क्योंकि बगावत की आंच भी ईरान में धीरे धीरे मध्यम होती चली जा रही थी। मोसाद वहां भी फेल कर रहा था। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि भले ही ट्रंप पीछे हट गए हों, या फिर नेतन्याहू कोई नया पैतरा ले रहे हों, या पुतिन से निगोशिएट कर रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि ये जो जंग है ये वाकई रुकने वाली नहीं है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये जंग होगी। और जैसा कि इंडिकेशंस सीधे सीधे अली खेमनाई की तरफ से आ रहे हैं कि जंग खत्म नहीं हुई है, जंग जारी। और सवाल यह है कि जंग अगर होती है तो क्या फिर बाकी मुल्क भी इसमें इन्वॉल्व होंगे? अब ये सवाल बड़ा मुश्किल है, और आज मैंने फिर से अमरीश मिश्रा साहब को बुलाया है। अमरीश मिश्रा जब ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे थे, वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस वक्त वो तेहरान में ही थे। तेहरान के मिलिट्री एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग हो रही थी, वहाँ के एडिटर्स के साथ मिल रहे थे, वहाँ के तमाम सहाफ़ी और जो बड़े पत्रकार हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें हो रही थी, और पॉलिटिकल लीडरशिप से मिले, यहाँ तक कि ईरान के राष्ट्रपति से भी मिले। इतना नॉलेजेबल और इतनी इंसाइट ईरान के भीतर रखने वाला, जो इजराइल को भी समझता है, मुझे लगता है ऐसे एक्सपर्ट से बात करना वाकई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज फिर